अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आप ये तमाम तफसीलात NI ऑन मार्केट के प्लेटफॉर्म से ही देखते हैं, जो कि यूट्यूब का चैनल है। और तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि yasinanalysis.com के साथ साथ जो पहले से कंटिन्यू है, तकरीबन इसको 2 साल हो रहे हैं NI ऑन मार्केट बाय यासीन, बल्कि फॉर लास्ट तकरीबन मुझे 25 साल हो गए इस फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें पाकिस्तान की मार्केट, इंटरनेशनल जो मार्केटें हैं, स्टॉक मार्केटें हैं, या क्रूड ऑयल है, या गोल्ड एंड सिल्वर, और इसके अलावा पैलेडियम, प्लैटिनम या लंबर, या तमाम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातें की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं कि किन किन खबरों पे क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि यासीन एनालिसिस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग मौजूद हैं और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कुछ बातें मैं जो कि पिछले कई सालों से आप लोगों से राब्ते में हूँ, कुछ लोगों को मेरी तमाम बातों से कुछ नाराज़गी भी रहती होगी, कुछ मेरी बातों से इख्तिलाफ़ राय भी रखते हैं। देखिए, इख्तिलाफ़ राय रखना तो एक इंसान का बुनियादी हक़ है, बुनियादी पॉइंट है कि आप अगर मेरी कोई बात है, या मैं अगर गोल्ड एंड सिल्वर और स्टॉक के बारे में कोई बातें करता हूँ, वो मैंने पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये गोश गुजार किया था कि मैं अक़ल कुल नहीं हूँ, मेरी तमाम बातें जो है वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है NI ऑन मार्केट और yasinanalysis.com है, क्योंकि सारा दिन मेरी इसी मुतालियाती सिलसिले में गुजर जाती है और मैं ख़बरें देखता रहता हूँ, कभी CNN पे, कभी ब्लूमबर्ग पे, कभी investing.com, तो कभी पाकिस्तानी चैनल जो हैं उन तमाम ख़बरों का जायज़ा लेने के बाद वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जनाब क्या कुछ हो सकता है। तो पिछले हफ्ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर हमारे सामने गुजरी है, और वो ख़बर थी ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ईरान में पिछले हफ्ते इलेक्शन हुए, सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें इब्राहिम रईसी साहब बड़े लैंडस्लाइड उन्होंने किया और वो जीत गए, और उनको आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की जो है वो भरपूर हिमायत हासिल रही। अब ये कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी साहब एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखने वाले प्रेसिडेंट हैं, और इस हवाले से ये बात हुई थी कि जनाब इब्राहिम रईसी के आने के बाद ये मुमकिन है कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव हो। और आज सुबह हमने यही देखा कि 1770 का गोल्ड की मार्केट ने लो किया और उसके बाद इसने हाई कर दिया 1786 का। जैसे कि जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि इब्राहिम रईसी साहब जो है वो सख्त स्टांस ले सकते हैं, और इस हवाले से यूरेनियम की अफजाइश के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी कि जनाब यूरेनियम की जो अफजाइश के हवाले से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने 2015 में ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई थी। ईरान ने उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पे उसने एग्री भी किया और बातों को माना भी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे ज़रूर हैं जो ईरान यूनाइटेड नेशन की या अरब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है उसकी बातों को वो नहीं मान रहा। आज हमारे पास 3-4 दिन पहले से ये खबर चल रही कि जनाब ईरान ने मना कर दिया है, ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो यूरेनियम की अफजाइश या न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के हवाले से यूनाइटेड नेशन ने कुछ तस्वीर का मुतालबा किया है ईरान से, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट नो कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम कोई भी तस्वीर, कोई भी एक पॉइंट भी हम अमेरिका या यूरोप ममालिक के साथ शेयर नहीं करेंगे, और ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, जो एजेंडा है, उस पर काम करेगा। अब देखिए, ये पॉइंट मैंने शेयर भी की थी खबर आप लोगों के साथ। इसका मकसद ये था कि जनाब जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि इसराइल, फ़लस्तीन और सीरिया के दरमियान जो चपकलिश चल रही थी, हमास का जो इलाका है, जो गज़ा की पट्टी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीज़ाइल अटैक किए थे और इसराइल ने काफ़ी जुल्म और सितम ढाया फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर। और उसके बाद हमने ये देखा कि सोने की कीमतें $1800 से ज़्यादा तेज़ी में आ गई और अबूर कर गई थी। और ये बातें मैं पहले भी आप लोगों से शेयर करता रहा कि जनाब जब तक ये इसराइल का, फ़लस्तीन का, सीरिया का और इसी तरीके से यमन और सऊदी अरब और ईरान का न्यूक्लियर एक्टिविटी के हवाले से कोई मामलात सही तौर पे तय नहीं पा जाते, सोने की कीमतें नीचे की तरफ नहीं आएंगी। ये
मेरी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डिफरेंट चैनल से मैं गेन करता रहता हूँ, या जो डिफरेंट बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो एनालिसिस आती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। पिछले दिनों भी गोल्डमैन सैक एंड जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका ने इस बात का इंदिया दिया था कि जनाब सोने की कीमतें इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर की तरफ रहेंगी, और उसकी वजूहात उसने ये बताई थी कि ये जो खलफशार हैं अरब वर्ल्ड में, और इसराइल, फ़लस्तीन, ईरान, सऊदी अरब और ये जो यमन का मसला है, इसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से सोने की जो बाइंग है, क्योंकि नॉर्मली हम इसको ख़ास तौर पे एक ज़माने से सेफ हेवन के तौर पे गिरदानते हैं कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है, और जब भी कहीं कोई चपकलिश, कहीं भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में आता है, कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है, उसमें हम ये देखते हैं कि सोने की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब सोने की कीमतें सिर्फ इस बात पे ही आज और कल जो है वो ऊपर नहीं आ रही हैं कि जनाब ईरान ने तस्वीर देने से इनकार कर दिया है, बल्कि यहां पर हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई थी पिछले फ्राइडे को, यानी 3 दिन पहले, कि एक मिशिगन सेंटीमेंट सर्वे आता है, जो मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आता है, जो इफराते ज़र के हवाले से अपनी रिपोर्ट मुरतब करता है और पेश करता है। इसमें मिशिगन सर्वे ने यह बात वाज़ेह तौर पर साबित कर दी कि जनाब अमेरिका में पिछले 1-2 महीने से जो बात और चर्चा बहुत ज़्यादा था कि जनाब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इफराते ज़र बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर रहा है, जिसकी बेसिस पे वहां पे इफराते ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि जब भी इफराते ज़र बढ़ता है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का बढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि जनाब अमेरिका अपने इन्फ्लेशन रेट को वो कंट्रोल कर लेगा, ये ट्रांजिटरी है, ये वक्ती तौर पर है, और ये इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, मिशिगन सर्वे की जो रिपोर्ट फ्राइडे को आई, उसने वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी कि पिछले महीने जो इनका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो रेट था वो 3% था, लेकिन इस दफा जो आया है फ्राइडे को वो 2.8% आया है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं देती। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, एक तो ये जो अरब वर्ल्ड में चपकलिश है, जो ईरान और इसराइल और ये सारे मामलात हैं, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और ईरान जो है यूनाइटेड नेशन से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इन तमाम हालात व वाक़यात का जब हम जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि अमेरिका में कहीं भी कोई ऐसी इंडिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही है कि अमेरिका अपना शरह सूद, अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इन बेसिस पे जो फंडामेंटल जो न्यूज़ है हमारे पास, इन बेसिस पे मैं आपसे ये इजहार करता रहता हूँ कि सोने की कीमतें इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर की तरफ रहेंगी, नीचे नहीं आएंगी। इसके नीचे आने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने टेक्निकल ग्राउंड पे तकनीकी एतबार से मैंने आपको बताया था कि 1755 1755 या 1750 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो देन वी कैन से कि जनाब सोने की कीमतें नीचे आ जाएंगी, या सोना जो है 1750 के नीचे नीचे ट्रेड होता है तो इट मींस कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सोने की कीमतें नीचे की तरफ आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पिछले दिनों भी हमने ये देखा था कि 1761 का मार्केट ने लो किया और उसके बाद 1797 तक मार्केट चली गई। तो अभी भी आप अगर इसके दो लेवल देखें, 1755 एंड ऊपर 1797, तो इन दो पॉइंट्स में मार्केट स्टक हुई है। अब ये दो लेवल ऐसे हैं, या तो 1797 या 1750 से नीचे मार्केट आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सोने की कीमतें या तो गिरावट के शिकार हो जाएंगी या सोने की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब इन दो पहलुओं को अगर आप एक इन डेप्थ इसके ऊपर नजर डालेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि पूरी दुनिया में सोने का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जीरो और मनफी दर्जात में चल रहा है। पूरी दुनिया में खास तौर पे ईरान, सऊदी अरब और यमन के हवाले से जो मामलात हैं, ये इसराइल के हवाले से जो मामलात हैं, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट लीव करता है, छोड़ता है। अमेरिका और ईरान, अमेरिका और रूस के दरमियान जो चपलिश चलती रहती है, इन बेसिस पे भी गोल्ड को सेफ हेवन ही गिरदाना जाता रहेगा। और इन्हीं बेसिस पे मैं आपसे अपनी ये तज्जियाती बातें करता रहता हूं कि जनाब इसमें जो है तेजी दिखाई देती है। इट माइट पॉसिबल कि ये गलत हो सकता है, मेरी तमाम जो मेरे जो पॉइंट्स हैं, ये जो मेरे मफरूजे हैं, ये गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी अपने अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से इसको वॉच करता है, एनालाइज करता है। मेरी बात गलत हो सकती है, दूसरे लोग जो हैं वो जो गोल्ड के हवाले से मुझसे ज्यादा नजरें रखते हैं वो बेहतर तौर पर आपको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हर
आदमी का अपना नुक्ता नज़र है, हर आदमी का अपना इख्तिलाफ राय रखने का हक है। तो मैं इस पर कभी भी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहूँगा कि फ़लाँ साहब ने ये कहा कि जनाब वो गोल्ड के हवाले से इनकी राय ठीक नहीं है। राय इख्तिलाफ राय रखना और नुक्ता नज़र पे इख्तिलाफ रखना ये सबका बुनियादी हक है। तो बहरहाल जो पॉइंट्स जो डिस्कशंस होती हैं वो आपके साथ मेरी डिस्कस हो जाती है, मैं बता देता हूं, और उसमें गलत भी हो जाती हैं, बाज़ वक्त स्टॉप्स भी आ जाते हैं, नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो भी सराउंडिंग्स में हमारे पास खबरें चल रही वो आपके साथ शेयर कर ली जाएं। अच्छा बहरहाल 3 दिन रह गए इस जून के महीने में ख़त्म होने में, हाफ ईयरली क्लोजिंग ख़त्म होने में 3 दिन रह गए। और जैसा कि मैं आपके हमेशा इस बात का इजहार करता हूँ कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको टेक्निकल एतबार से आप लोग इस पे नजर रखा करें और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोजिंग होती है। तो बहरहाल गोल्ड के बारे में आपको बता दिया गया है और शेयर कर ली मैंने आपसे बातें, होपफुली कि ये कुछ आपके लिए बेहतर साबित हो। अच्छा इसके साथ ही ऑयल की कीमतें आप देख रहे हैं कि 1.5-2 साल के हाईएस्ट लेवल पर आ गए। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो -$40 पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस चली गई थी, जो कि कभी कोई वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता कि $40 आप लेके भी जाइए और पेट्रोल भी मुफ्त में लेके जाइए, तो ये कभी हो नहीं सकता। वहां से आज हम देख रहे हैं कि $74 मार्केट तकरीबन $110 ऊपर आ चुकी है, -40 से अगर आप लगाएं तो ये और जो खबरें चल रही हैं कि जनाब तेल की कीमतें ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और उसकी वजह यह है कि 1 जुलाई यानी आज से 3 दिन के बाद 1 जुलाई को ओपेक की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। ओपेक जो कि 23 कंट्रीज का कार्टेल है, और ये ओपेक प्लस की मैं बात कर रहा हूं। ओपेक जो है वो 13 कंट्री है, ओपेक प्लस में 23 कंट्री हैं, जिसकी सरफहरिस्त में सऊदी अरब है, ईरान है और रूस है। तो इस हवाले से इनकी मीटिंग होगी और इसमें ये बातें करेंगे क्या प्रोडक्शन को कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें सऊदी अरब बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रहा है, और सऊदी अरब ये कह रहा है कि पेट्रोल की हम प्रोडक्शन को कट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में उम्रा, हज और ये तमाम जो आजमीन हज, वहां पे 25 लाख लोग जो जाते थे सालाना, वो खत्म हो गए 10,000, 20,000, 50,000 तक उनकी जो है वो नंबर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो इनकम जनरेशन थी सऊदी अरब की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि वो प्रोडक्शन को कट करे। सऊदी अरब ये चाहता है कि तेल की कीमतें $80, $90, मोर देन $100 रहें, ताकि उनके रेवेन्यू जनरेशन में उनको सहूलत हासिल हो सके। जबकि दूसरी तरफ हम रूस की खबरें पढ़ते हैं, रूस कहता है नहीं हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, 5 लाख बैरल जो है वो डेली बेसिस पे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा चपकलिश चल रही है। तो 1 जुलाई को आज से 3 दिन के बाद इनकी मीटिंग हो रही है ओपेक प्लस की, जो कि 23 बड़े ममालिक का जो है कार्टेल है। इस पे हम नजर जमा के रखेंगे कि तेल की कीमतें, जो लोग तेल की जो तिजारत करते हैं, जो काम करते हैं, उस हवाले से उनको गौर से देखना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग इन ओपेक प्लस 1 जुलाई को जो उनकी जो मीटिंग है। अच्छा दूसरी बातें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। फ्लोरिडा में 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। तकरीबन 40 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी और उसमें तकरीबन 100-150 लोग अभी भी दबे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल इसकी हमारी दुआ है कि वहाँ पर जल्द से जल्द हालात सही हो जाएँ। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब फ्लोरिडा में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर इसका चर्चा ज़्यादा नहीं किया गया। अच्छा इसमें हम ये देख रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, चाइना उसकी बड़ी ज़बरदस्त कवरेज दे रहा है फ्लोरिडा की बिल्डिंग गिरने पे। अच्छा दूसरी तरफ यहाँ पे ये खबर आ रही है कि हेनॉन एक प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पर 18 ये मार्शल आर्ट के बच्चे जो है वो एक बिल्डिंग में कोलैप्स होकर वो मर गए। अच्छा अब ये अमेरिका कहता है कि जनाब हेनॉन में जो कुछ हुआ वो चाइना कवरेज नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आसाब पे सवार हैं। और कुछ ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि पूरी यूरोपियन यूनियन, पिछले दिनों G7 की मीटिंग हुई, अमेरिका उसमें शामिल था, उनके जहनों पे सिर्फ चाइना चाइना चाइना, अब हर तरफ चाइना सवार है। तो बहरहाल चाइना को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है आप G20, G7, G8 जो भी बना लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त पूरी दुनिया पे छाता चला जा रहा है, और खास तौर पे जिस तरीके से OBOR, वन बेल्ट वन रोड के तहत पूरी दुनिया में उसने सड़कों और ट्रेनों का जाल बिछा के रख दिया है, इससे पूरी दुनिया खास तौर पर अमरीका खौफ दिखाई देता है।
अच्छा, बहरहाल ये अमेरिका और चाइना की जंग जो है वो चलती रहेगी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आप तमाम तफसीलात पढ़ते हैं कि अमेरिका चाइना, अमेरिका ईरान, ईरान सऊदी अरब यमन, ये तमाम इसराइल और फ़लस्तीन जो मामला नेगेटिव होते हैं, इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ता है गोल्ड की कीमतों में। तो गोल्ड की कीमतें इस वजह से ऊपर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तकरीबन 550 पॉइंट प्लस है। 550 पॉइंट माइनस होने की वजह आप तमाम लोगों को मालूम है कि जुमे को पाकिस्तान FATF में इंटैक्ट रहेगा, ग्रे लिस्ट में। तो ये बड़ा नेगेटिव था पाकिस्तान को दोबारा से 6 महीने बल्कि ये साल भर के लिए इन्होंने कहा है कि 1 साल तक अब आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज़ादी हमें लगता है कि भरपूर हमें हासिल नहीं है, क्योंकि ये तमाम जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो जाए, यूरोपियन कमीशन हो जाए या FATF का एरिया हो जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि डू मोर की बातें की जाती हैं। अगर आप नहीं करेंगे कि आपके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ट्रेड सेंक्शंस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो हमें अभी आज़ादी हासिल करने में ख़ासा वक्त दरकार है। तो बहरहाल हम सिर्फ अपनी तालीमी काबिलियत से अपने आप को कंट्रोल करें, मजबूत बनाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हर कोशिश करें कि जनाब इसको परवान चढ़ाएं, इसको ग्रो करें। अपनी तालीमी और इल्मी काबिलियत से हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो बहरहाल अभी तक FATF में हम ग्रे लिस्ट में हैं और अगले 1 साल तक इंटैक्ट रहेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया और महीनों सालों से मैं डिस्कस करता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें रोज़ाना या वीकली बेसिस पे तारीख़ के नए रिकॉर्ड बनाती चली जा रही हैं। S&P, नैस्डैक, डाउ जोन्स आज भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे S&P चल रही है, 4280 पे चल रही है, 78 79 पे, और इसमें मज़ीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इसके मज़ीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करने की वजूहात मैंने आपसे बयान की थी कि हमें कहीं से कोई ऐसी नेगेटिव खबर तो ला दें कि हम ये कहें कि अमेरिका तबाह होने वाला है, अमेरिका ये करने वाला है। एक ही खबर हमारे पास है कि जनाब अमेरिका शरह सूद बढ़ाएगा तो स्टॉक कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन ये भी मफरूज़ा मुझे कारगर लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की स्टॉक मार्केट है और वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतरीन चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो जुमे को हमारे पास पेरोल की और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की जो रिपोर्ट आ रही है वो अभी से उसकी पेशन गोइयाँ ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई हैं। तो हाउ कैन आई से कि स्टॉक्स गिर जाएंगे? स्टॉक्स कब से चढ़ते चले आ रहे हैं। आज तकरीबन 300% मार्केटें ऊपर की तरफ आ चुकी हैं और लोग इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि अमेरिका के स्टॉक क्रैश कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, अमेरिका का चाइना के साथ चपकलिश हो जाएगी, रूस के साथ मसले हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा और अमेरिका स्ट्रेट रवा दवा खामोशी के साथ हाई बनाता चला जा रहा है और अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर मौजूद नहीं है। आज सुबह भी हमारे पास चाइना की खबर आई थी, वहाँ पे इकोनॉमिक जो मूव है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस जून के महीने में द हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ रेट आया है चाइना का वो ज़बरदस्त आया। देखिए यहाँ चाइना की खबरें हैं, अमेरिका की खबरें हैं, अमेरिका के जॉब की रिपोर्टें, कहीं कोई ख़राब रिपोर्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। गोल्ड की कीमतें मैंने आपसे जिक्र कर दिया, इन्फ्लेशन के हवाले से मिशिगन सर्वे आया था। अच्छा, ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी हो जाएगा क्योंकि 30 जून के बाद महीना शुरू हो जाएगा जुलाई का। जुलाई पहला महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए, और 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 2021 को 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और इसके बाद आ जाएगा 1 जुलाई और 1 जुलाई से हमारे पास अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी जायंट जो कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देती हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा भी अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये वो जिन्नातों वाली कंपनीज बन चुकी हैं जो अपनी जो अर्निंग रिपोर्ट होंगे, जो आदाद शुमार होंगे वो भी ज़बरदस्त होंगे। तो बहरहाल इसको भी हम चेक में रखेंगे। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें होती हैं जो आपके साथ शेयर करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम खबरों से आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल हो जाता होगा और आप अपनी जो आपका जो एक प्लेटफॉर्म है या आप अगर कहीं ट्रेड करते हैं, कराची स्टॉक में करते हैं या आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, सोने चांदी की तिजारत करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको इस्तेफादा ज़रूर हासिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को भी बढ़ाएंगे, NI ऑन मार्केट को भी, और इस जो प्लेटफॉर्म बनाया है NI ऑन मार्केट के साथ साथ yasinsanalysis.com, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है, आम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या कुछ हो सकता है। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को, प्लेटफॉर्म को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।